हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हिंद महासागरीय क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचनाओं का नामकरण किया गया है भारत के प्रस्ताव पर, और ये नामकरण है चंद्रगुप्त, अशोक और कल्पतरु। ये भौगोलिक संरचनाएं कहाँ पर हैं और ये नामकरण किस तरीके से किया गया है, क्या इसकी विधियां रही हैं और इसका क्या कुछ महत्व हो सकता है, इसके बारे में आज की चर्चा में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। ठीक है, आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई देखो, 10 अगस्त से शाम में 6 बजे से अर्जुन बैच की शुरुआत की जा रही है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। कारण इसका यह है कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 का टारगेट ले रहे हैं तो आपके पास में अब समय उतना नहीं है कि आप आराम से तैयारी करें। अब आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है और इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि आपको अभी से ही बहुत ही टारगेटेड वे में तैयारी करने की ज़रूरत है और इसलिए ये बैच इसमें आपकी सहायता कर सकता है। इसके लिए आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप 27,999 रुपये में इस GS के कंप्लीट पाठ्यक्रम को खरीद सकते हैं और साथ ही इसके अंतर्गत आपको कई सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। यहाँ तक कि आपको CSET और ASE की सुविधा भी इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मिल रही है। साथ ही यदि आप IAS प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी संपूर्ण फी भी वापस हो जाएगी और आपकी संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क होगी। तो ये तमाम सुविधाएं आपको इस बैच के माध्यम से मुहैया की जा रही हैं और निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी तैयारी को सुचारू तरीके से आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है जी, आइए अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके सभी पहलुओं को देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भारत के प्रस्ताव पर यह नामकरण किया गया है। कहां पर ये लोकेशंस है, यहां पर मैंने मानचित्र मेंशन किया हुआ है। भारत का ये मानचित्र है, प्रायद्वीपीय इलाका आप देख रहे हैं मानचित्र के अंतर्गत, और ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये है हिंद महासागर का रीजन। हिंद महासागर के इस तरफ वाला जो इलाका है बेटा, ये क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्व एशिया वाला इलाका कहलाता है या फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ इस तरफ वाला जो इलाका है बच्चों, ये कहलाता है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। ध्यान रखिएगा कि मानसून का प्रवेश दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से ही भारत में होता है और इसी दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागरीय इलाके में ये 3 जो नामकरण है कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचनाओं को किए गए हैं, जो कि पानी के ऊपर नहीं है बल्कि पानी के नीचे इनकी अवस्थिति है। गेटिंग? अच्छा, नामकरण में जो पहला एक महत्वपूर्ण है यह है अशोक सी माउंट, दूसरा है चंद्रगुप्त रिज और तीसरा है कल्पतरु रिज। ठीक है जी, जहां पर अशोक और चंद्रगुप्त के बारे में आपने प्राचीन भारत के इतिहास में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको यहां संकेत कर देता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं, प्राचीन काल में माने जाते हैं। क्या मतलब है ही? गेटिंग? इसके अलावा जो अशोक है वो सम्राट अशोक के तौर पर चर्चित रहे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ये पोते के तौर पर जाने जाते हैं, बिंदुसार के बेटा हैं। तो ये एक जो प्राचीन भारत के 3 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, तो ये तीनों मौर्य वंश से ही जुड़े हुए हैं और इन्हीं में से एक अशोक के नाम से अशोक सी माउंट और चंद्रगुप्त के नाम से चंद्रगुप्त रिज का नामकरण यहाँ पर इन भौगोलिक संरचनाओं को किया गया है। इसके अलावा जो तीसरा है कल्पतरु, दोस्तों इसके बारे में मैं आपको संकेत कर दूं कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अंतर्गत ये मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान में कल्पतरु समुद्र मंथन से बाहर निकला और देन फिर उसे स्वर्गलोक ले जाया गया और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो आपकी मनोकामना की पूर्ति करता है। तो ये कुछ जो कल्पतरु के बारे में जानकारी है मिलती है। हालांकि बौद्ध और जैन धर्म के अंतर्गत भी कल्पतरु से संबंधित कुछ जानकारियां मिलती हैं। ठीक है जी, अच्छा आगे हम लोग बात करें तो ये नामकरण किसके द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन IHO और जो यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग है IOC, इन्हीं के द्वारा ये नामकरण किया गया है। IOC और IHO के अंतर्गत संचालित महासागरों के जनरल मैथमेटिक चार्ट के द्वारा विश्व भर में, दुनिया भर में महासागरों से संबंधित जो आंकड़े मिलते हैं उनका रखरखाव किया जाता है और साथ ही उनसे संबंधित जो भी अन्य प्रोविजंस हैं वो इन्हीं के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं। ठीक है जी, अच्छा आगे हम लोग यदि लोकेशन को थोड़ा सा और माइन्यूटली चेक करें तो यहाँ पर फिर से मैंने मेंशन किया हुआ है, ये
हिंद महासागर का ये पार्टिकुलर इलाका है और यहाँ पर सबसे पहला जो नामकरण है वो चंद्रगुप्त रिज का है, दूसरा जो है अशोक सी माउंट और तीसरा जो है वो कल्पतरु रिज के नाम से यहाँ पर किया गया है। ये है दक्षिण पश्चिम हिंद महासागरीय क्षेत्र वाला इलाका और जहाँ पर समुद्र के नीचे की इन भौगोलिक संरचनाओं को इस नाम से इंगित किया गया है। नामित तीनों संरचनाओं की खोज NCPOR गोवा के समुद्र वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। NCPOR का मतलब हुआ राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरीय अनुसंधान केंद्र और ये जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। वहीं के जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं के द्वारा ये खोज किए गए हैं और देन फिर ये नामकरण किया गया है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो अब हिंद महासागर में 7 ऐसी संरचनाएं हैं जिनका नामकरण भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर या भारत के द्वारा प्रस्तावित नाम के आधार पर किया गया है। उनके बारे में यहाँ पर मेंशन भी मैंने कर दिया है। जैसे रमन रिज 1951 में इसकी खोज की गई थी और 1992 में इसे स्वीकृत कर लिया गया था। देन आफ्टर पनिक्कर सी माउंट जिसे 1992 में खोजा गया और 1993 में इसे स्वीकृत कर लिया गया था। देन आफ्टर 1991 में ही स्वीकृत किया गया था सागर कन्या सी माउंट और देन आफ्टर 1992 में खोजा गया था और 1993 में स्वीकृत किया गया था वाडिया ग्योट। ग्योट का मतलब देखो होता है पानी के नीचे स्थित ज्वालामुखी पर्वत जैसी जो संरचना है उसे ग्योट का नामकरण दिया जाता है और इसी वाडिया ग्योट को 1992 में खोजा गया था और देन फिर 1993 में इसे स्वीकृत किया गया था। तो ये सारे जो पक्ष हैं आपको यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है। तो 1, 2, 3 और 4 ये 4 हुए और बाकी के जो 3 हैं अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, टोटल 7 ऐसे नामकरण हिंद महासागर के क्षेत्र में भौगोलिक संरचनाओं को किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भारतीय रीज क्षेत्र में स्थित इन तीनों संरचनाओं की खोज एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण अन्वेषण कार्यक्रम के तहत की गई थी। ऐसे ही नहीं बल्कि कुछ अन्वेषण चल रहा था, कुछ एक्सप्लोरेशन हो रहा था उस पार्टिकुलर रेंज में और देन आफ्टर इनके बारे में पता लगाया गया और देन फिर भारत ने इनके नाम को लेकर के अपना प्रस्ताव दिया और देन आफ्टर IHO और IOC के द्वारा इसे स्वीकृत कर लिया गया और इस आधार पर इनको एक नया नाम मिला है। साल 2004 से दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत के दक्षिण महासागर अनुसंधान कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। भारत की इसमें बड़ी भूमिका है। इसका मकसद क्या है? इस पार्टिकुलर रेंज में जो भी जैव विविधता की स्थिति है या फिर जो भी जैव भू रसायन की स्थिति है, इसके अलावा वायुमंडलीय और समुद्री स्तर पर जो भी अंतर क्रियाएं हो रही हैं, जो भी इंटरेक्शंस होते हैं, जो भी गतिविधियां चलती हैं, साथ ही जो भी हाइड्रोडायनेमिक्स जैसी परिस्थितियां इस पार्टिकुलर रेंज में देखी जाती हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करना, उनके बारे में पता लगाना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं कुछ जलवायु परिवर्तन का असर समुद्री जैव विविधता पर तो नहीं पड़ रहा है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री पारिस्थितिकी किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मकसद से ये जो अनुसंधान है लगातार किया जा रहा है और इसी अनुसंधान के दौरान इन भौगोलिक संरचनाओं के बारे में जानकारी मिली है। ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। साथ ही इस अनुसंधान में यह भी जानने की कोशिश की गई है कि पहले के समय में जो जलवायु परिस्थितियां रही थी, पहले मतलब कि आज से लाखों लाख साल पहले की जो जलवायु परिस्थितियां रही थी वो कैसी रही थी, उस समय समुद्र की विकास को लेकर के क्या गतिविधियां चल रही होंगी और देन फिर उसके आधार पर आज की परिस्थिति को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश इस अनुसंधान के द्वारा की जा रही है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैव भू रसायन, जैव विविधता, निचले वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, निचले स्तर पर जो भी एटमॉस्फेरिक लेवल पर वायुमंडल के अलग अलग स्तरों पर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन सब के स्तरों पर जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, साथ ही जो पूरा जलवायु है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जलवायु की बहुत पहले की स्थिति, लाखों लाख साल पहले की जो जलवायु की परिस्थितियां रही थी वो कैसी रही थी, क्या रही थी, है ना, उन सभी को समझना, उनका आकलन करना, इन सब से संबंधित जो भी अनुसंधान है ये किया जा रहा है। और इसमें जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? तो वो है NCPOR गोवा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान गोवा के सौजन्य से ये सारे जो कार्यक्रम
हैं, ये सारे जो अनुसंधान है ये किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रूसी समुद्री जहाज एकेडमिक निकोले स्ट्राखोव की मदद से साल 2012 में अशोक सी माउंट और कल्पतरु रिज की खोज की गई थी। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त रिज है इसकी खोज साल 2020 में भारतीय महासागर अनुसंधान पोत MGS सागर के द्वारा की गई थी और देन अब जाकर के इनका नामकरण इस रूप में किया गया है। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों जो IHO है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। साथ ही दुनिया भर में जो भी समुद्र हैं, महासागर हैं या जो भी नेविगेशन जिन जल क्षेत्रों में होता है, नौवहन यानी कहने का मतलब हुआ कि जिन जल क्षेत्रों में नौकाओं का, जहाज़ों का आवागमन होता है, वहाँ पर किस तरीके से गतिविधियाँ चल रही हैं, किस तरीके से उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, कहीं किसी को कोई नुकसान न हो, इन सब को लेकर के जो भी सर्वे वगैरह है या फिर जो इनसे संबंधित डाटा वगैरह का कलेक्शन है वो इसके जरिए किया जाता है। तभी तो इसका नाम है जल सर्वेक्षण संगठन। नाम से स्पष्ट है कि ये जलीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है और उस सर्वेक्षण के द्वारा जो भी आंकड़े मिलते हैं उन आंकड़ों के आधार पर देन वो अपने स्तर पर जो निष्कर्ष है वो दर्शाता है या फिर जो सिफारिशें हैं वो करता है कि हमें अभी इसमें क्या कुछ करने की जरूरत है। देन आफ्टर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि नौवहन की सुरक्षा की जाए और जो भी समुद्री पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, इसकी सुरक्षा को हम हर संभव कोशिश करें कि इसकी सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, ताकि जो समुद्री पारिस्थितिकी है वो लगातार सतत तरीके से बनी रहे। देन आफ्टर जो यूनेस्को का अंतर सरकारी महासागरीय आयोग है IOC के बारे में हम लोगों ने अभी देखा, तो इसका मकसद क्या है कि महासागर वाले क्षेत्र, जो तटीय इलाके हैं और जो समुद्री संसाधन के प्रबंधन से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो इसके सौजन्य से की जाती हैं और इसके अंतर्गत क्षमता विकास के स्तर पर महासागरों के अवलोकन और उससे संबंधित जो महासागरीय विज्ञान आदि की गतिविधियां हैं, सुनामी से संबंधित जो चेतावनी की बात की जाती है। इसके अलावा जो महासागरीय साक्षरता है इसमें भी बढ़ोतरी हो, इसको भी प्रोत्साहित किया जाए, इसको लेकर के जो ये अंतर सरकारी महासागरीय आयोग है ये काम करता है। बहुत सावधानी से समझिएगा, इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसके बहुत व्यापक मायने हैं। लाइकवाइज जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है महासागर साक्षरता में जो भी कार्यक्रम आदि हैं उसको संचालित करना, तो महासागरीय साक्षरता का मतलब क्या हुआ कि महासागरों का अध्ययन करना, महासागरों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, महासागरों के संदर्भ में जो संरक्षण की व्यवस्था है उसमें क्या कुछ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वर्तमान में क्या स्थिति है और क्या होना चाहिए और क्या हुआ, इन सब को समझना, इन सब के आधार पर जो भी वाजिब उपाय हैं उसको अपनाना, इसको लेकर के जो यह व्यवस्था है महासागरीय साक्षरता अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महासागर अपने आप में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है और इस लिहाज से महासागरों का संरक्षण करना तो जरूरी है ही है और समुद्री पारिस्थितिकी भी इससे नियंत्रित होती है, इससे सुनियोजित होती है। इस लिहाज से ये सारी जो गतिविधियां हैं इस अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के द्वारा संचालित की जाती हैं। इसके सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में 150 इसके सदस्य देश हैं और भारत भी इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। तो आज की चर्चा में मैंने आपको ये बताया कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में 3 महत्वपूर्ण नामकरण जो किए गए हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से ये नामकरण किए गए हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि IOC और IHO क्या कुछ हैं और साथ ही हमने ये भी देखा कि हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत के वर्तमान में जो नामकरण किए गए महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, किस तरीके से उनके बारे में आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही फिर से मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ IAS की P2I बैच के तहत अर्जुन बैच की शुरुआत कल से शाम में 6 बजे से की जा रही है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, IAS 2025 का आपका टारगेट है, तो आपको इस अर्जुन बैच का हिस्सा होना चाहिए। निश्चित तौर पर इसके माध्यम से आप अपनी GS की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और आपका जो लक्ष्य है उसको भी अचीव कर सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपये में आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।